प्रेजेंट इन जीन्स, जो भी है जीन कहाँ से ट्रेवल हो रहा है, गैमेट के फॉर्म में ही ट्रेवल होंगे। गैमेट जब फ्यूज करेगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन में फ्यूज करेगा, उससे ही जीन ट्रेवल हो रहा है। तो जीन पूल इज बेसिकली कौन से जीन, हम सोमेटिक सेल के जीन्स की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम किसकी बात करते हैं, जर्म सेल्स की। जर्म सेल्स से जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम गैमेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ जीन्स इन रिप्रोडक्टिव गैमेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, जैसे हम कहें कि रत्नागिरी की पॉपुलेशन, तो रत्नागिरी की पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने रिप्रोडक्टिव फेज में पर्सन है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पर्सन है, उन सभी की फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ आ जाएगी, जीन पूल में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फ्रॉग का, तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन दिख रहा है, यहाँ पे 3 वैरायटी दिख रही है, कलर से उसको डिफ्रेंशिएट किया गया हुआ है, पर्पल, रेड एंड ग्रीन। इन 3 वैरायटी में आपको एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट 3 कलर के, जो स्फेरिकल डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिफरेंट टाइप के जीन उनके अंदर प्रेजेंट है, तभी उनका एक्सप्रेशन, उनका फिनोटाइपिक डिफरेंस है। क्लियर? जेनेटिक डिफरेंस है तभी वो फिनोटाइपिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, ये तो सब जेनेटिक की बेसिस है, ये सबको पता है ना। क्लियर? तो जीन पूल क्या हो जाएगा, उन सारे डिफरेंसेस का कलेक्शन, जो सभी डिफरेंसेस हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाए, दैट इज जीन पूल। ठीक है, इसमें तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है क्या? पूछो अगर कुछ डाउट है तो। बेसिक्स है। ठीक है, हम लोग तो कितने सारे कॉम्बिनेशन वगैरह सब देख चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो जीन पूल एक सिंपली हमने एक पूल लिया, पूल कैसे बोलते हैं, स्विमिंग पूल। ठीक है, एक पूरा कलेक्शन, उस पूल के अंदर जो वैरायटी ऑफ गैमेट्स हैं उन सभी के कलेक्शन को हमने ऐड कर लिया, दैट विल बी जीन पूल। ठीक है, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड से अगर हम चले तो यहाँ पे हमें पता है कि वेरिएशंस जो है, वो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी क्या है, गैमेट कैसे हो सकते हैं। जैसे यहाँ बी से दिया हुआ है, हम जस्ट सपोज ए से ले रहे हैं, तो तुम्हें पता है या तो ए आ सकता है, या तो स्मॉल ए स्मॉल आ सकता है, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है। तो एक पॉपुलेशन में ए के जो वेरिएबल जीन्स है वो यही प्रेजेंट है, गैमेट से ही प्रेजेंट है। ठीक है, जब जीनोटाइप ये प्रेजेंट है तो इनसे गैमेट भी इनसे ही रिलेटेड बनेंगे, कोई अलग से तो आ नहीं जाएगा। जैसे आपने कैपिटल ए लिया, तो इससे गैमेट क्या बनेगा, आपको पता है जितना वैरायटी है उतने ही गैमेट है, तो सिंगल एक ए टाइप ऑफ गैमेट एक ही बनेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट एक कैपिटल ए बन सकता है, एक स्मॉल ए बन सकता है। यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई अल्टरनेट फॉर्म और है ही नहीं। क्लियर है? या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए, या तो कैपिटल ए है तो कैपिटल ए बन जाएगा, स्मॉल ए है तो दो गैमेट नहीं, टाइप्स ऑफ गैमेट क्या बनेगा, सिर्फ सिंपल स्मॉल ए बनेगा। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखो ये इनकी, जैसे यहाँ पे जीनोटाइप लिखा है, ये इनका गैमेट लिखा है। क्लियर? यहाँ पे बी है तो इसका दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल भी हो सकता है या तो स्मॉल भी गैमेट बन सकते हैं। क्लियर है? तो जीन पूल की जब बात कर रहे हैं तो हम सारे पॉसिबल वेरिएशंस को भी अकोमुलेट, हम उनका एडिशन कर देते हैं, देन वी सेड दिस इज द जीन पूल। इस जीन पूल में ये वेरिएशंस ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट है। ठीक है, तो जीन पूल द सेट ऑफ एलिल्स। एलिल्स क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिल? एलिल का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, या एलिल किस किस वर्ड का रिप्रेजेंटेटिव है? अब सोच रहे हो एलिल का फुल फॉर्म, एलिल शॉर्ट फॉर्म है क्या? है बेटा, तभी पूछ रहे हैं। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सुबह सुबह क्या सोते रहते हो क्या तुम लोग? हम्म, लेट स्टडी किया है? अगर किसी को कोई इशू रहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर मांग लिया कर, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन हम इसको पोस्ट नहीं कर रहे, तो मांगोगे तो मिलेगा। बताओ फटाफट, एलिलोमॉर्फ, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स। एलिल की डेफिनेशन होगी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स, करेक्ट है बेटा, एक जीन के दो ट्रेट। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने क्या पूछा था, एलिल का वो कशिश, करेक्ट है। एलेलोमॉर्फ, अगर कभी एलेलोमॉर्फ लिखा हुआ है इट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एलिल। ठीक है, एक जीन है, इस जीन के एक कंट्रास्टिंग फीचर होगा, जैसे
ये हाइट है तो हाइट में ये टॉल हो गया। तो एक इसका कंट्रास्टिंग फीचर क्या हो सकता है? ड्वार्फ, ठीक है, शॉर्ट ड्वार्फ। तो वो उसका क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म, ए एल से याद रखो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जी। एलएलओमॉर्फ वर्ड याद रखना बेटा, हो सकता है डायरेक्ट इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है? मेडअप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जब हम पॉपुलेशन वर्ड बोले, पूरा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज वहां पे इकोलॉजी में देखा हुआ है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? एक स्पीसीज की पॉपुलेशन, ठीक है, आगे जाएगा तो क्या बनेगा? कम्युनिटी बनती है। तो पॉपुलेशन मतलब एक स्पीसीज। जैसे अगर हम ह्यूमन स्पीसीज की पॉपुलेशन बात कर रहे हैं तो वो एक अलग हो गया, और हम कहें इंडियन पॉपुलेशन तो वो डिफर हो जाएगा। मतलब कोई भी आपने पैरामीटर किया, पैरामीटर एक लगाया, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसके ही पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमने इंडियन लगा दिया तो इंडियन पॉपुलेशन। उसी तरीके से क्या हो गया कि आप कहीं पे भी, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन तो डिफरेंट हो गया, लेकिन आप ब्रिटिशियन लगा दिए, अमेरिकन लगा दिए, ठीक है, अफ्रीकन लगा दिए, तो वहां पे आपने एक सेपरेट कर लिया। ठीक है, महाराष्ट्र लगा दिए, यूपी के लगा दिया, कुछ भी एक आपने वहां पे कंस्ट्रेंट दे दिया कि हाँ इससे रिस्ट्रिक्टेड। तो उसके अंदर आने वाले एवरीवन इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन। Populations are made up of members of the same species that interbreed। और क्या क्वालिटी होना चाहिए? क्या क्वालिटी होगा कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, मतलब सेम स्पीसीज के होंगे। ओके बच्चे, क्लियर? वेरिएशन नेचुरली अकर्स। अब हमें पता है कि जो हमारा इवोल्यूशन की थ्योरी है वो डिपेंड भी करती है कि कोई कैसे सरवाइव किया है, उसमें वेरिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा तभी उसके लिए उस वेरिएशन को सेलेक्ट करके एडॉप्टेशन आएगा। क्लियर? तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएशन नेचुरली अकर्स अमंग द जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन। नेचुरली अकर करता है उन जीन्स में, एक पॉपुलेशन में वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, उसका सिलेक्शन होता है नेचुरली। वेरिएशन नेचुरली अकर्स, रिपीट क्यों है लाइन? ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स एंड द वेरियस अल्टरनेट और एलेलिक फॉर्म ऑफ दोज जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इट्स जीन पूल। ये देखो डायरेक्ट आ सकते हैं इस तरीके की डेफिनेशन, पूरा सेंटेंस दे सकता है और पूछ सकता है कि हाँ करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम अच्छे से ध्यान रहे बेटा। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या कह सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम सब ने पढ़ रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील को बोले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनोटाइप को बोले, तो हमें पता है दो चीजें यहाँ पे चलेंगी, एक तो जीन और दूसरा उसका जीनोटाइप। समझ रहे हो? जहाँ नहीं समझ में आया तुरंत रोक देना। एक तो जीन या एलील की बात करेंगे हम, दूसरा उसका एक्सप्रेशन, सॉरी उसका एग्जिस्टेंस, कि वो किस, एक तो फिनोटाइपिक उसका एक्सप्रेशन हो गया, और उस एक्सप्रेशन के लिए उसके अंदर जीनोटाइप क्या है। मतलब व्हेन आई सेड ए विल बी द एलील, जीनोटाइप क्या होगा उसका? या तो ए हो सकता है या तो ए के साथ आ सकता है वो। समझ रहे हो? तो ये दो चीजें चलेंगी पैरेलली आपके हार्डे के अंदर में। फॉर टू एलिल्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए वी हैव थ्री जीनोटाइप्स, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है। और ये कब आपको पता चलेगा? ये आपको फर्स्ट जनरेशन के रैंडम मैटिंग करने की प्रोबेबिलिटी आप जब निकालते हो तो आपको F0 में नहीं F1 में मिलता है। याद है चेकर बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट? तो वहां पे आपको मिलता है कि हाँ, तब आपको ये तीनों दिखेगी। अदरवाइज मदर और फादर में तो कोई दो ही रहेगा ना, एक मदर में एक फादर में। तो आप पूरी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पूरे जीनोटाइप कितना कितना पॉसिबल है उसकी बात कर रहे हो। तो आपको एक मिनट बेटा है ना, जब आप पूरे जीनोटाइप की बात कर रहे हो तो आपको वहां पे सारे ऑल प्रेजेंस पॉसिबिलिटी की बात करनी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ तक कोई कोई किसी को डाउट? कोई डाउट?
एनी डाउट? अंकिता, आस्था, खुशी, नंदिनी, स्नेहा, तहरीम, टॉप से कौन है भाई? वैदेही, जियाद, टॉप से कौन ने एंट्री किया है? हु इज द टॉपर ऑफ दिस ग्रुप? क्लियर? तो अब हम इसको इक्वेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखें तो हमें पता है कि हार्डी वेनबर्ग जो कह रहे हैं वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं और उनका कहना है कि एट एनी पॉइंट आप एलिल जो भी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल एलिल है उनका आप प्लस करोगे तो ऑलवेज यू विल फाइंड द वैल्यू 1, इट विल बी इक्वल टू 1। ये उनका एजम्पशन है। जब भी आप मैथमेटिकली कुछ प्रूव करते हो तो कुछ एजम्पशंस को लेते हुए वो एक फॉर्मूला देते हैं और उस कंडीशन में वो फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं? लेट p इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, मतलब डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी हो गई, एंड q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये तो हो गया रैंडम एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अब हमें देखना है कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए और ए पता है तो आपको कॉम्बिनेशन पे जाना है और आप हेट्रोजाइगस के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करो। तो स्पर्म एंड एग क्या लिया है पॉसिबिलिटी? कैपिटल ए। देखो ए ले लिया तो सारे वेरिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है, ए का क्रॉस कराया तो भी सारे वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो बेटर है कि आप जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसमें आप वेरिएशन को हेट्रोजाइगस का क्रॉस करा के देखो तो यू विल बी फाइंड जो आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले पे आता है, दैट इज द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये क्या हो गया? ये आपका एग्जिस्टेंस है बेटा, ये जीनोटाइप जिसके एग्जिस्टेंस की फिनोटाइपिक पॉपुलेशन आपको दिखेगी, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। हार्डी वेनबर्ग कोई बहुत टफ चीज नहीं है। क्वेश्चन में बस ये समझना होता है कि वो एलिल के बारे में पूछा, मतलब टॉक अबाउट द सिंगल पी और क्यू, एलिल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, या जो पॉपुलेशन में एग्जिस्टेंस है ये एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है। फिनोटाइपिक पूछ लेगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो इट मीन्स कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो उनके अंदर जीन प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब एलिल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। और वो एलिल एक्सप्रेस होके कितने में प्रेजेंट है वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इतना सा रहता है इसमें डिफिकल्ट कि क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है कि वो क्वेश्चन जीन के लिए पूछा है या फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए पूछ रहा है। तो एकदम फोकस होके इस चेकर बोर्ड में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम ज्यादा होनी नहीं चाहिए। कैपिटल ए क्रॉस करेगा तो ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा इसमें। और आपको पता है ये दो दो मिल रहे हैं आपको तो ये 2 हो गया, और कैपिटल ए पी को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्मॉल ए क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 2pq आपको मिल जाएगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनी डाउट बेटा? ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि P प्लस क्यू अगर आप एलिल फ्रिक्वेंसी का देख रहे हो प्लस तो भी 1 आता है, और आप उसके जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करते हो, मतलब जीनोटाइप की बात हो रही बेसिकली, लेकिन यू नो कि जब जीनोटाइप है तो उसका एक्सप्रेशन होगा और फिनोटाइप भी बनेगा। क्लियर? तो उसकी आप बात करते हो पूरी पॉसिबिलिटी की, देन इट विल बी अगेन इट विल बी द इक्वल टू 1 वैल्यू। तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक पॉपुलेशन में पॉसिबिलिटी तो यही है बेटा, या तो वो ए हो जाए, सॉरी, या तो वो कैपिटल ए कैपिटल हो जाए, या तो वो कैपिटल ए स्मॉल हो जाए, या तो स्मॉल ए हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या कह रहे हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या कहता है? इट विल बी इक्वल टू 1 एट एनी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। क्लियर? इसका डेरिवेशन आई थिंक सबको समझ में आता होगा। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके बाद उसको ओपन करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाती है, p स्क्वायर 2pq प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
क्लियर। लेकिन आपको एक एमसीक्यू ध्यान में रखना है, हार्डी वेयनबर्ग इक्विलिब्रियम, मैंने बोला ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इट विल बी justify, it will be satisfy in certain cases, ठीक है। तो कुछ assumptions हैं, that assumption should be clear। अच्छा, वेरिएशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है एक पॉपुलेशन में? जो मैंने अभी वेरिएशन की बात की, ये वेरिएशन किस जेनेटिक्स में, मतलब किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है? वेरिएशन कहाँ से आ रहा है बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। म्यूटेशन, ठीक है, और मैटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, रिप्रोडक्शन है, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशन है, ये सारे टर्म ही रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? वेरिएशंस के लिए। ठीक है, तो कभी वेरिएशन से रिलेटेड आए तो बेटा कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लैरिटी रखना और ऑप्शंस को देखो कि क्या वहां पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अजम्पशंस दिए हुए हैं हार्डी वेयनबर्ग इक्विलिब्रियम के, मतलब हार्डी वेयनबर्ग के लॉ के अजम्पशंस क्या क्या हैं कि यहाँ पे रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप ऐसे नहीं कि आपने टॉल टॉल लिया तो आप टॉल टॉल को मैटिंग करा रहे हो, ठीक है, मतलब आप सेलेक्टिव मैटिंग नहीं करा सकते, दिट विल बी रैंडम मैटिंग। कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि म्यूटेशन ना हो। तो इनकी थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल थ्योरी है, नो म्यूटेशन नो माइग्रेशन, उस पॉपुलेशन से कोई बाहर न जाए, उस इमिग्रेशन भी ना हो एमिग्रेशन भी ना हो, मतलब ना कोई अंदर एंटर करे ना कोई बाहर जाए ना कोई एंटर करे अंदर, तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है। अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन में ये भी पॉसिबल नहीं है। नो सिलेक्शन, कोई भी इवोल्यूशन की सिलेक्शन की थ्योरी वहां पे वर्क न कर रही हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑल दैट assumption द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइटली लार्ज, पॉपुलेशन छोटी नहीं होनी चाहिए, एक लार्ज पॉपुलेशन, एंड वहां पे रैंडम मैटिंग की फिनोमिना अप्लाई हो, उसमें कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो, इन और आउट नहीं हो सकता है, कोई भी सिलेक्शन की थ्योरी वहां पे नहीं चले, मतलब लाइक कि कोई भी बॉटल नेक वगैरह या कोई आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह वहां पे अप्लाई ना करो, उस केस में हार्डी वेयनबर्ग एक्विलिब्रियम जस्टिफाई होगा। ये assumptions ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो अगर नहीं नोट है तो, ऑलरेडी पहले के नोट्स में होगा, बट नोट कर लो, और हो जाए तो बोलो आगे बढ़। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। चलो, अब साइंटिस्ट याद रखना है आपको, हार्डी वेयनबर्ग तक कैसे पहुंचे थे। In 1920, Fisher and Haldane proposed mathematics of distribution of genes and genotype frequency. Later, it was developed by the Hardy and Weinberg. दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पे फिर हार्डी वेयनबर्ग लॉ दे दिया गया इसको नाम। अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड वेयनबर्ग लॉ, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये आपको बहुत डिटेल में आई थिंक पढ़ना भी होगा, आगे बिल्कुल पढ़ना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है इसको पीजी में, इसका डेरिवेशन पूरा प्रूफ किया है, पढ़ा है, आई थिंक आपका भी होगा। The relative frequency of various kind of genes in a large and randomly matching sexual population. The relative frequency of various kind of genes in a large and randomly matching, ये point निकालना है ना, ये question है, random matching population है ये, tend to remain constant from generation to generation in the absence of mutation and selection and gene flow. Gene flow वही माइग्रेशन से रिलेटेड हो गया। ये कब रहेगा? ये कांस्टेंट है, तभी वन बोल रहा है उसको कि कांस्टेंट है। क्लियर? वन, क्या पेन टैप, पेन को कुछ कुछ होता रहे, ठीक है, वन बोल रहा है इसको, मतलब वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कंडीशन एक तो ये पॉपुलेशन की कंडीशन है कि इट शुड बी लार्ज एंड रैंडम मैटिंग सेक्सुअल पॉपुलेशन होनी चाहिए, इनब्रीडिंग कर रही है, एंड
इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड जीन फ्लो, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, किसी भी टर्म से पूछ सकता है, तो आपको एजम्पशंस ध्यान रखना है और किस पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है ये भी याद रखना। तब आपको कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उसका सम टोटल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। आप किसी भी रैंडम, इसको आराम से देखो, किसी भी पोजीशन पे आप प्लस करके देखो, ऑब्वियसली वहां पे इक्वल टू 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 0.9, 0.1, ए ए और ए आप सबको प्लस करोगे तो ये यहाँ पे आपको 0.8, देखो एक मिनट, पी क्यू एंड ए, पी और क्यू, पी प्लस क्यू, इस पॉइंट पे पी प्लस क्यू क्या है, अगर जैसे जस्ट सपोज मैं कौन सा पॉइंट लेती हूँ, ये पॉइंट लेती हूँ, इस पॉइंट पे पी प्लस क्यू क्या है, 0.9 एंड 0.1 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, 0.5, 0.5, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, 0.7, 0.3, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.9, 0.1, यहाँ पे वही हो जा रहा है। यहाँ पे बात करें 0.6, 0.4, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें 0.6, 0.4 चलता है, तो ये तो एकदम ध्यान में रखो। जो मैक्सिमम आपको एमसीक्यू मिलेंगे उसमें 0.6, 0.4 ही चलता है इनका फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? तो आपको समझ में आ रहा है कि एक एलोलिक फ्रीक्वेंसी को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंट लोकेशन पे आपको P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, तब आपको इक्वल टू 1 आएगा। सपोज देयर इज, अब एजम्पशन ले लेते हैं, केस स्टडी करते हैं। सपोज देयर इज अ पॉपुलेशन हैविंग जीन ए एंड इट्स एलील ए, फिर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। The frequency of gametes with gene A will be same as the frequency of gene A. The frequency of gamete with gene A will be the same as the frequency of gamete with gene A. ठीक है, ऑब्वियसली जो गैमेट है उसकी फ्रीक्वेंसी जीन की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होगी, पैरेंटल जनरेशन की बात करें। Similarly, the frequency of gametes with gene A will be the same as the frequency of gene A. That's why in this population, genotype AA is equal to, कंडीशन दिया मतलब एक वैल्यू ले लिया है, AA 36%, कैपिटल ए स्मॉल ए 48% एंड स्मॉल ए 16%। कैपिटल ए 36, कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इन तीनों की वैल्यू दिया है 36, 48 एंड 16। क्लियर है? 36, 48 एंड 16। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी गैमेट की है वही जो एलएल की गैमेट की फ्रीक्वेंसी है उसी के रिस्पेक्टिव एलएल की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हमें कोई इसमें डाउट है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे ए बोल रहा है, मतलब इसमें हम कहें कि फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालने जाएं तो ए की 36% है, इट्स गैमेट ए इज इक्वल टू, क्योंकि एक ही पॉसिबल गैमेट है यहाँ पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 36%। एंड कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करें, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी 50-50%, तो 48 डिवाइडेड बाई 2, 24%। क्लियर है? ठीक है, फिर स्मॉल में ए में आते हैं, तो अगेन यहाँ पे 16% है, तो डायरेक्ट स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 16%, इक्वल टू गैमेट, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जीन की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑब्वियसली वहां पे हेट्रोजाइगस है, 2A भी आप बोल रहे हो, 2PQ बोल रहे हो, तो वहां पे आपको दोनों को हाफ करना है। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर बेटा? तो अगर हमें यहाँ पे ये समझ में आया ना, बस इसके बाद क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अंकिता, आस्था, नंदिनी, सजल, तहरीम, स्नेहा, वैदेही, जियाद। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं।
हाँ क्लियर है, समझ रहे हैं। चलो फिर तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इसमें अब टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करें तो टोटल फ्रीक्वेंसी ए की, तो ए कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, कैपिटल ए की बात करें हम तो कितना आ रहा है, एक तो यहाँ आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, बस यहीं पे हार्डी वेनबर्ग में गलत आता है, गलत होता है, अगर उसने टोटल की बात की तो आपको ये हेट्रोजाइगस वाला भी लाना पड़ेगा, सिर्फ इसको करोगे, और ऑब्वियसली ऑप्शन में दिया होगा, तो 36% प्लस 24% इज इक्वल टू 60% हो जाएगा। क्लियर। अगर कहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, देन क्या हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का क्या है, सॉरी स्मॉल ए का क्या है, 16% प्लस 24 और ले आते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो जब जीनोटाइप पूछेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट, एक आपका होमोजाइगस में है, एक आपका हेट्रोजाइगस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर कैपिटल ए को कैलकुलेट करना है तो यू हैव कैलकुलेट द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में से ए की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। बताओ फटाफट। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती अब नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और टर्म्स, अब सब ये नोट्स में लिखवाया हुआ था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज क्यू, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, जीन फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपको 2 मिलेगा, जो आप बोलते हैं 1:2:1 का रेशियो, वही बात हो रही है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और यही आपके क्वेश्चंस हैं, जीन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एलील फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, या जीनोटाइप पूछ रहा है, इसी पे आपको फोकस करना होता है। अब ये क्वेश्चन नोट, ये इक्वेशन नोट डाउन करें। देखो कंडीशन क्या है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू स्क्वायर, वही उसी को इलाबोरेट करते हैं अपन, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 1 है। तो ये रिलेशनशिप निकाल रहा है कि जीन और जीनोटाइप सबकी बात कर लो, वो होंगे कांस्टेंट, अगर आप हार्डी वेनबर्ग के एजम्पशंस को पॉपुलेशन में अप्लाई करके उस पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, रैंडम मैटिंग वगैरह वहां पे चल रही है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी द कांस्टेंट एंड इट विल बी 1। अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फटाफट जरा पेन और पेंसिल उठा लो, सॉल्व करोगे विदाउट ऑप्शन, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है तो बताओ। और ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, इसके 4 मार्क्स फिक्स हैं, जैसे मैथ्स के मार्क्स फिक्स होते हैं ना, यहाँ से कुछ और आपसे पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर को बस ऐसे मन में वहम हो जाता है कि मैथ्स ये क्वेश्चन दे दिया तो मतलब टफ है, और बच्चों को भी मन में वहम होता है कि अरे यार ये तो कुछ कैलकुलेट करने को आ गया, तो इट विल बी टफ। कोई टफ नहीं है, अगर उस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस किए हैं, तो फटाफट ये तो आंसर एकदम क्लियर है। और ये याद रखना, अगर तुमने गलती की जीन और जीनोटाइप में, तो ऑप्शन में जीन से रिलेटेड हमेशा तुम देख लेना, एमसीक्यू जितना भी हार्डी वेनबर्ग है, वहां पे ऑप्शन में आपको जीन के अकॉर्डिंग भी आंसर देगा और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग भी आंसर देगा, तो आपने जीन के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका ऑप्शन वहां मिल जाएगा, आप फटाफट क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। जीनोटाइप के अकॉर्डिंग निकालोगे, जीन पूछे है तो वो भी आपको आंसर मिलेगा, आप फटाफट क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। तो बी फोकस, एक ही चीज पे फोकस करना है कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को समझना है। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलिल
आ गया क्या आंसर? इज 0.6 एंड दैट ऑफ ए इज 0.4। पी दे दिया, एल एल दिया है, देखो मैंने पी स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है, मैंने पी लिखा है क्योंकि एल एल दिया, ठीक है। ए दिया 0.4। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन और एट इक्विलिब्रियम? अब हेट्रोजाइगस पूछ लिया मतलब 2pq, बताओ आंसर। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, परसेंटेज में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। पॉइंट में बताओ बेटा। पॉइंट में 0.48 हो जाएगा। यस, क्लियर है। तो सिंपल सी चीज है, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, क्लियर है। 0.48, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 48%। हुआ क्या सबका सॉल्व? क्वेश्चन को समझना है। यहाँ दिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल एल, मतलब जीनोटाइप की बात नहीं किया है। आप पी स्क्वायर पे नहीं जाओगे, आप पी पी पे नहीं जाओगे, आप ए पे नहीं जाओगे, इस पे नहीं जाना है। ओनली टॉक अबाउट द पी, क्लियर। तो ए जीन इज इक्वल टू 0.6 हो गया पी की वैल्यू, एंड रेसेसिव वाला आपका हो गया 0.4, और 2pq से आप निकाल लो। हेट्रोजाइगोट्स पूछ रहा है, हेट्रोजाइगोट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, मतलब वो जेनोटाइप की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2pq पे जाना पड़ेगा अपने को। इज इट क्लियर? सिर्फ जियाद का रिप्लाई आया, बाकी सबको क्या समझ में नहीं आया? बता बेटा। फास्ट करते हैं, कुछ इसमें रह रहा है क्या? कुछ अभी कंफ्यूजन हो रहा है? वैदेही, अंकिता, आस्था, सेजल, सेजल चल, स्नेहा, तहरीन, बता बेटा। ये अमृत कहाँ गया? आज हरी था, वो भी चला गया। क्लियर है? आंसर आया? चलो गुड। नेक्स्ट करो। 40 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट करो जरा। बताओ क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव पार्ट इन अ लार्ज पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी 16%। रेसेसिव पार्ट कह रहा है, बस मुझे ये बता दो ये क्या दिया है, वैल्यू किस चीज के लिए? क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू किस चीज की वैल्यू है? रेसेसिव पार्ट इन अ लार्ज पॉपुलेशन, व्हाट इट मीन्स? एल एल की वैल्यू है। कौन एल एल की वैल्यू कैसे होगी बेटा? रेसेसिव पार्ट बोल रहा है, जरा ध्यान से बताओ बेटा। रेसेसिव पार्ट है मतलब किस चीज की वैल्यू दिया है ये? जीनोटाइप दिया बेटा, जीनोटाइप। हाँ, आंसर करेक्ट है आस्था। ये बताओ पहले ये क्या दिया है? वेरी गुड। ये क्या दिया है? ये क्यू स्क्वायर दिया है, मतलब रेसेसिव पार्ट जो आपको एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जीनोटाइप की बात कर रहा है ना। द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव पार्ट इन ए लार्ज पॉपुलेशन, जैसे वो स्टार्टिंग में मैंने इमेज दिखाया, नंबर ऑफ पिग थे और एक जीन पूल में, तो उसमें रेसेसिव पार्ट वाला कितना है? तो रेसेसिव पार्ट हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगा, मतलब ये क्या दिया है? क्यू स्क्वायर दिया है। ज्यादा ध्यान से बेटा, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दिया? इज फाउंड टू बी 16%। ओके, 16%, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल इन द पॉपुलेशन इज, द फ्रीक्वेंसी, अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया है? डोमिनेंट एलिल, फाइंड आउट द क्वेश्चन। किसकी वैल्यू पूछा है? पी स्क्वायर पूछा है क्या? नहीं, पी की वैल्यू पूछ रहा है, एलिल पूछा है, क्लियर। तो रेसेसिव क्या हो गया आपका? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16% हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर अपन, क्यू स्क्वायर
उसका परसेंटेज हटाएंगे तो 0.16 हो जाएगा एंड Q की वैल्यू आपकी 0.4 आ जाएगी एंड 0.4 1 माइनस 0.4 P की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, P यही होगा ना, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q इट इज इक्वल टू 0.6, तो P की वैल्यू पूछ रहा था 0.6 आ गया। समझ में आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो फिर से पूछो। क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन कोई बड़े नहीं होते, कैलकुलेशन बड़े नहीं होते इसीलिए गलती होती है। पता बेटा, क्लियर है? लेक्चर ओवर होगा, सेम लिंक से रिज्वाइन करो जरा, 5 मिनट का ब्रेक लेके। बाकी सब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। There is an irregular mating population if the frequency of an autosomal recessive lethal gene, अब ये फाइंड आउट करना है ये क्या दिया है, ऑटोसोमल रेसेसिव लीथल जीन। व्हाट इज दिस, व्हाट इट मीन्स, ऑटोसोमल रेसेसिव लीथल जीन क्या दिया है ये? रेसेसिव से आ जाओ तो एटलीस्ट या दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो क्यू होगा या तो क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है। अब ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है क्या कि पॉपुलेशन में ये कितने इंडिविजुअल हैं, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ये तो जीन की बात कर रहा है मैम, ये तो एलील की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। तो क्यू स्क्वायर को कट करो, क्यू की वैल्यू है, क्या हो गया ये 0.4। क्लियर, समझ में आया? 0.4 देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, कैरीज नहीं कैरियर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, अब यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कैरियर की बात कर रहा है। अगेन बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर, इज इट आस्किंग अबाउट द जीन और जीनोटाइप? अगर क्वेश्चन में पार्ट आया तो वो जीनोटाइप होता है, हाँ, मतलब एग्जिस्टेंस की बात आएगा कि इस पॉपुलेशन में इतने पार्ट ऑफ इंडिविजुअल हिडन, उसमें समझ में आ रहा है कि वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, लिखा नहीं है क्लियर, देन इट विल बी द पॉपुलेशन का पार्ट, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, वो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक की बात कर रहा है, तो फिनोटाइप तो आप देखते हो, जीनोटाइप उसके अंदर है, तो जीनोटाइप को आप वहां पे कैलकुलेट करना। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, क्या पूछा था मैंने? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, हाँ, क्या है कैरियर, अब ये कैरियर इन अ पॉपुलेशन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर मतलब आस्किंग अबाउट द इंडिविजुअल बेटा, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है कि ये पूछ रहा है आपको कैरियर कौन से होते हैं, अब ये बता दो फटाफट। हेट्रोजाइगस तुमने बोला, ओके करेक्ट, तो मतलब ये पूछ रहा है 2pq की वैल्यू, ठीक। पहले क्या पूछ रहा है, अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया ना, तुमने क्वेश्चन तोड़ लिया बच्चों, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, फिर से क्या कैलकुलेट करें, पता है सबको, 0.4 उधर दिया है तो 0.6 इधर आ जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, 2pq की वैल्यू निकालना है, तो 2pq क्या हो जाएगा, 0.6, 4 6 48, 0.48, 0.48 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडिविजुअल का, तो परसेंटेज में अगर दिया होगा आंसर तो यहीं से आप परसेंटेज निकाल दोगे 48%, और नंबर पूछेगा, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इन अ पॉपुलेशन, अगर नंबर में ऑप्शन में आंसर दिया होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 48 है, 48% है, मतलब 100 में 48 है, तो 200 में 48 इंटू 2, इट विल बी 96। 96% ऐसे होंगे जो कैरियर की तरह होंगे उस पॉपुलेशन में। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, परसेंटेज एंड पर्सन। 200 का 48%, क्लियर, आंसर होगा
200 में 48% पर्सन आप कैलकुलेट करोगे तो 48% दिया, मतलब 100 में 48, 200 में 96, 8 होगा, हाँ 96, ठीक है बच्चा। नहीं आया समझ में तो रिपीट करो। फिर से सुन लो। देयर इज एन इरेगुलर मैटिंग पॉपुलेशन, मतलब हार्डी वेनबर्ग फॉलो हो रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोजोमल रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव, अभी ऑटोजोमल में दिमाग ना लड़ाओ, रेसेसिव लीथल जीन, हाँ लगाओ लगाओ, ठीक है लीथल जीन आया है मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है, क्लियर, मतलब क्यू क्यू वाली पॉपुलेशन होगी जीनोटाइप, और जीन की फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको क्यू। लिथैलिटी हमेशा डोमिनेंसी में ही, मतलब वो रहेगी तभी एक्सप्रेस करेगी, लिथल मतलब एकदम डेडली वाला, क्लियर। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल। अब यहाँ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में भी आंसर दिया हो सकता है और पर्सन में भी आंसर दिया हो सकता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट गिवन इज क्यू, क्यू के वैल्यू दिया है तो पी निकाल लेंगे। पूछा क्या है, कैरियर, कैरियर का मतलब ही होता है कैरी कौन कर रहा है, लिथैलिटी में आ जाएगा, मतलब वो होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे हम ले लें तो ए में तो वो डिजीज कॉज करेगा, लिथल जीन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हेट्रोजाइगस कैरियर, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, इट मीन्स कि इट इज आस्किंग अबाउट द ए, ये होगी उस पॉपुलेशन में कैरी करने वाली जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो 2pq की वैल्यू पूछ रहा है, ए की फ्रीक्वेंसी हमें पता है 2pq होती है, तो p इंटू क्यू इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.48, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 48%, एंड नंबर में कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सा लॉजिकल है, 100 में 48 यही होता है 48%, तो 200 में 48 इंटू 2 कर दो, इतना परसेंटेज लिख के कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, 96% आ जाएगा। वैदे ही समझ में आया? तहरीन, स्नेहा, सेजल, आस्था, अंकिता भी गई, बताओ समझ में आ गया? आगे बढ़े, नोट कर रहे हो? कोई नोट करना है किसी को तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल, रेसेसिव एलिल, अगेन द वैल्यू इज गिवन इज क्यू, ठीक है। अब आई थिंक वैल्यू आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेसेसिव एलिल की बात कर रहा है तो क्यू की वैल्यू दे दिया 0.6। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अ ए जीन? अब बताओ मुझे, ये जीन पूछ रहा है, एलिल पूछ रहा है, क्या पूछा है ये बता दो। यहाँ पे तो हिडन भी नहीं है, लिखा हुआ है। बताओ फटाफट, वैल्यू किस चीज की पूछ रहा है? जीनोटाइप पूछ रहा है, वेरी गुड यार, अब समझ में आया, ठीक है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? पी नहीं पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछ दिया है तो पी स्क्वायर हमें निकालना है। नाउ अगेन वही बात, क्यू की वैल्यू दिया है तो पी की वैल्यू 0.6 के तो पैरेलली हमेशा याद ही रखो, सबसे ज्यादा इसी से रिलेटेड आता है, हो गया 0.4। इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 0.4 का स्क्वायर करेंगे, इट विल कम 0.16, क्लियर। इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अ, तो सिंपल सा है, होमोजाइगस मतलब आपको पी स्क्वायर हो गया, इंडिविजुअल होमोजाइगस ए जाएगा, पी स्क्वायर हो गया। नाउ इट इज परसेंटेज में निकालना होगा तो 16%, क्लियर है। डोमिनेंट होमोजाइगस पूछा है इसलिए 2pq वाले में से जाना नहीं, टोटल डोमिनेंट पूछ लेता तो आपको पी स्क्वायर प्लस पी, 2pq से भी p को लाना पड़ता, ठीक है। 2pq वाले भी p की टोटल डोमिनेंट की एग्जिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये भी आपको पता है ये ट्रेट कहाँ जाएगा, ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट अगर टोटल, यहीं पे समझ लो हम क्या कह रहे हैं, अगर डोमिनेंट पूछेगा तो आपको ये प्लस ये करना पड़ेगा, ये भी इंडिविजुअल डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे, ये भी इंडिविजुअल डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे। डोमिनेंट के पास पॉसिबिलिटी हमेशा दो है, ए, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। रेसेसिव के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो कभी हेट्रोजाइगस रेसेसिव हो जाए, वो करियर हो जाएगा, दैट इज करियर।
ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्योंकि उसने लगा दिया है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यू हैव टू गो फॉर द पी स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है, टोटल डोमिनेंट तो पी स्क्वायर प्लस 2pq से भी p को निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े तो आंसर इसका क्या हो गया, 16%। नोट डाउन हो गया? नाउ नेक्स्ट है, अब दे रहा है इन अ पॉपुलेशन, मतलब वैल्यू दे रहा है ये इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल। पहले लिखो, फाइंड आउट करो कि दिया क्या है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 200 इंडिविजुअल है, उसमें एक इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई टोटल की। 72 आर होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अ कैरेक्टर। 72 देखो ये इंडिविजुअल ही है, होमोजाइगस रेसेसिव किसकी वैल्यू है फटाफट बताओ, 72 इज इक्वल टू व्हाट, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल इन द पॉपुलेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसने टर्न कर दिया है। बताओ क्या पूछ रहा है, ये भी तुम बताओगे, ये 72 क्या है ये भी बताओगे, 200 मैंने बता दिया कि टोटल है। 72 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 72 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, वेरी गुड। होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अ कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज आस्किंग, हार्डी-वेनबर्ग ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, आपको पता चल जाना चाहिए बस पूछ क्या रहे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन दैट पॉपुलेशन। सब रिप्लाई करो जरा, क्या पूछ रहा है ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या है। आंसर नहीं बताने की जरूरत है, अभी पूछा क्या है बस उतना बताओ। 0 पी, हाँ बताओ, बाकी बताओ यहाँ पे पूछा क्या है, पी स्क्वायर पूछ रहा है या पी पूछ रहा है या 2p क्यू पूछ रहा है। मार्क कर लो पहले, यहाँ पे क्वेश्चन में ही मार्क करो, डोमिनेंट एलिल पूछ रहा है तो आंसर इज कि इट इज आस्किंग अबाउट द पी। क्लियर? अब पी जब पूछ रहा है तो आपको कैलकुलेट करना है पी को, कैलकुलेशन के लिए आप चले जाओ, 72 दिया है क्यू स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया 200 में 72, क्या दिया है 200 में 72 हो गए आपके होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो 100 में कितने होंगे, कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती बेटा, इतना साफ साफ दिख रहा है। 100 में क्या हो जाएगा 36, 36 एंड देन इट मीन्स कि इसकी परसेंटेज कितनी हो गई 0.36%। क्लियर? 0.36% क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, तो क्यू इज इक्वल टू 0.6, क्यू की 0.6 आ गई तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर से वही कहानी है 0.4। बोलो कोई कंफ्यूजन, परसेंटेज को कैसे किया मैंने वो समझ में आ रहा है ना। परसेंटेज में कैलकुलेट करना आया ना, जैसे 72 दिया है मतलब 200 पॉपुलेशन में 72 है तो इसका 100 में आधा कर दो 36 हो गया, जैसे अभी 48 का डबल किया था तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.36%, क्यू की वैल्यू आ गई 0.6%। फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 0.4 आ गया, p ही तो पूछा था। क्लियर? यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट एलो, होमोजाइगस डोमिनेंट पर्सन, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा है, एल हटा दे, तो आंसर विल बी पी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे।
समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ एक दो का ही रिप्लाई आ रहा है। तहरीन का आया सिर्फ रिप्लाई। जियाद क्लियर हुआ? वैदेही क्लियर हुआ? स्नेहा, सेजल, खुशी, आस्था कैलकुलेट हुआ बेटा? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट फास्ट कैलकुलेट करो, फास्ट फास्ट रिप्लाई दो। आगे बढ़ते हैं, अभी जीन मैपिंग का भी देखना है। इन अ रैंडम मैपिंग पॉपुलेशन, इन अ रैंडम मैपिंग पॉपुलेशन ऑफ, एक मिनट, इन अ रैंडम मैपिंग पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल। पहले पॉपुलेशन की नंबर इसने दे दी 28,800 इंडिविजुअल्स। द परसेंटेज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस क्या दिया? डोमिनेंट, हाँ वही मैं कहूँ एक टर्म वाला। डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल इज 49%, मतलब क्या दिया है आपको? पी स्क्वायर दे दिया 49%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल? बताओ, पूछ क्या रहा है? पूछा क्या है? किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, बस ये बता दो। सब रिप्लाई करो जरा, पूछा क्या है? हाँ करेक्ट है यार। पूछ क्या रहा है? 2pq। क्वेश्चन हमारा फ्रेम आउट हो गया कि पूछा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें? पी स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है, पी स्क्वायर दिया है 49%, तो पी की वैल्यू निकाल लें अपन। परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.49, पी स्क्वायर हो गया 0.49, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.749, एंड अगेन क्यू इज इक्वल टू 1 - 0.7, 1 - 0.7 मतलब 0.3, 2pq। कोई मतलब ही नहीं है, इंडिविजुअल से कोई कैलकुलेट करने का नीड ही नहीं आ रहा है। 2 × पी का वैल्यू 0.7, क्यू का वैल्यू 0.3। ठीक है, आ जाएगा 17 की 21, 21 दूनी 42, 0.42। क्या पूछा था? व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज पूछा, इंडिविजुअल का नंबर पूछेगा तो वो अलग कैलकुलेट हो जाएगा, परसेंटेज में डायरेक्ट आ गया 42%। आंसर इज इट क्लियर बच्चा? आया क्या सबका? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी की वैल्यू, देन क्यू, क्यू से क्यू की वैल्यू आ गई 2pq, 2 × 17 की 21, 21 दूनी 42, 0.42 एंड 42%। ठीक है, और 42% अगर इंडिविजुअल कैलकुलेट करने पड़ेगा तो 28,800 का 42% काउंट कर लोगे, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़े। आस्था हुआ क्या बेटा? खुशी, सेजल, स्नेहा, तहरीन बेटा हुआ? ज़ियाद सॉल्व हुआ बेटा? समझ में आया? देखो प्रॉब्लम हमारी यहीं पे अटकती है हेडिगेनबर्ग में, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, उसके बाद आसान सा कैलकुलेशन। फिर किस फॉर्म में पूछ रहा है, इंडिविजुअल पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ लिया है। चलो, इन अ पॉपुलेशन दैट वुड बी द एलेलिक फ्रीक्वेंसी for dominant allele, what would be, that mean what would be the allelic frequency for dominant allele? ऐसा तुम लोग के साथ भी होता होगा ना, पेपर पढ़ते वक्त कुछ मिस हो जाता होगा, बहुत कंसंट्रेट करके पेपर पढ़ना पड़ता है। इन अ पॉपुलेशन व्हाट वुड बी द एलेलिक फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलेल? ठीक है, तो पूछा क्या है, फटाफट बताओ। पी पूछ लिया है, डोमिनेंट एलील बोला है। इफ इन द पॉपुलेशन 20 होमोजाइगस रेसेसिव, इफ इन पॉपुलेशन 20 होमोजाइगस रेसेसिव, यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है, तो 20 होमोजाइगस रेसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर दे दिया इसने 20, 320 होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। होमोजाइगस डोमिनेंट 320 एंड 160 आर हेट्रोजाइगस। वेरी गुड, तो 2pq की वैल्यू दी है इसने। अच्छा 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 अच्छा, फंसोगे इसमें, चलो बताओ, ये तुम लोग करो जरा सॉल्व, फिर देखते हैं। 2p स्क्वायर दे दिया एंड 160 आर हेट्रोजाइगस, मतलब 2pq भी इसने दे दिया है
160. Now he is that question is asking about the value of p. चलो करो तो चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारा अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब एकदम क्लियर है, क्या पूछा है, कैसे निकालना है, एकदम क्लियर है। 2 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करो। हुआ क्या? परसेंटेज पूछा ही नहीं बेटा, एलएल पूछा था ना, क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द एलएल फ्रीक्वेंसी। चलो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 80% करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो, वेरी गुड। ठीक है, क्या दिया था हमारे पास, क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, 2p क्यू है। मैंने अभी एक हिंट दिया था कि पूछेगा कि व्हाट इज द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको कैलकुलेट कहाँ से करना है, एग्जिस्टेंस कितने, व्हाट वुड बी द एलेलिक फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलिल। क्लियर? तो ये आपको कैलकुलेट करना है पी की वैल्यू। तो यहाँ आपको जो पी स्क्वायर दिख रहा है ना, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है। ये जो आपको वैल्यू दे दिया है, इसने वैल्यू दिया है हेट्रोजाइगस की वैल्यू दे दिया। क्लियर? मतलब होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस की दोनों की वैल्यू दे दिया है, इंडिविजुअल पी की वैल्यू नहीं दिया है। इंडिविजुअल किसकी वैल्यू दे रखा है, क्यू की। तो क्यू से स्टार्ट करेंगे हम ये क्वेश्चन। क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू दिया है 20, कितने में है, 500 में। 500 में 20, मतलब 20 वहां 5 क्यू स्क्वायर हम देखें अगर 500 इंडिविजुअल में, तो दैट विल बी क्यू स्क्वायर इन 500 इज आई थिंक 20% हो गया ना, सॉरी 4% हो गया, 20 वैल्यू दी है 4%। ठीक है, 4% हो गया, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0.04। एंड देन आपकी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.04, 0.2। ठीक है, 0.2। तो नाउ आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इससे जाओगे आप, और सिंपल है फिर तो ये p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 एंड दैट विल बी 0.8। इतने डेटा तक आपको जाना ही नहीं है, जब तक इंडिविजुअल नहीं पूछेगा तब तक डेटा तक पूरे नीड नहीं थी, सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन था। क्लियर? और 0.8 को अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 80%। कितनों का सॉल्व हुआ? जियाद के अलावा किसी का हुआ, तहरीन हुआ बेटा?
स्नेहा, वैदेही, सेजल, आस्था। हुआ क्या? चलो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ 4% ऑफ अ पॉपुलेशन shows a recessive trait, that what will be the frequency of carrier? 4% ऑफ पॉपुलेशन शोज द रेसेसिव ट्रेट, मतलब 4% आपको किस चीज की वैल्यू दे दिया है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन 4%, 0.04 हो जाएगा। फिर व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स इन द फॉलोइंग जनरेशन? बताओ पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बस इतना बता दो। सॉल्व हो जाएगा फिर। टू पी क्यू पूछ रहा है, वेरी गुड। आंसर होगा 32%। सॉल्व करो जरा, सब सॉल्व कर लो। टू पी क्यू पूछ रहा है और आंसर आ जाएगा 32%। करेक्ट है बेटा। करूँ क्या, सॉल्व करूँ मैं? आप इसको करना खुद से, अगर नहीं आया तो फिर पूछना। आंसर दे दिया मैंने। चलो अब ये यहाँ पे हो गया हार्डी वेनबर्ग का। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी पूछ लो, क्योंकि आज क्या है, तो हार्डी वेनबर्ग का पैकअप करेंगे। अब सीधे तुम अपना एग्जाम वगैरह देते रहो, क्वेश्चंस देखते रहो। कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एलोलिक फ्रिक्वेंसी, पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी से पूछ रहा है, पॉपुलेशन से पूछ रहा है, उसमें हार्डी वेनबर्ग लॉ अप्लाई करो। लॉ यही कहता है कि या तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा, या तो पी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा, उस पॉपुलेशन की एलोलिक फ्रिक्वेंसी का सम ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1, या तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स कि उस पॉपुलेशन की जेनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का भी सम ऑलवेज इट विल बी द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 1। ठीक है, ये कहानी है इसकी। इज इट क्लियर? बताओ बच्चे, क्लियर है? अब यहाँ से गलती नहीं करना है, अपने को ध्यान में रखना है कि जीन पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछ रहा है, हेट्रोजाइगस पूछ रहा है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एकदम। एलिल पूछ रहा है, जीन पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉइंट में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, नंबर में पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, ठीक है, पॉइंट में पूछा है, ऑप्शन में मतलब पॉइंट में तो नहीं दिया है। फिर हमें याद रखना है जो हमें टर्म पता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, एग्जिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब पॉपुलेशन में पर्सन के बारे में पूछ रहा है, या सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। जब भी पर्सन पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रेसेसिव डोमिनेंट दोनों केस चल रहे हैं। तो पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए आपको जो आप F1 जनरेशन का क्रॉस देखते हो ना, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। मतलब ए एंड ए इसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो हमेशा पॉपुलेशन वाले में आप जाओगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू के, और फ्रीक्वेंसी के लिए जाओगे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के लिए। चलो इतना सा है बात। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक आज का, दैट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस मैपिंग, जीन मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर। पढ़ाओ ना, पढ़ाओ या रहने दें, इतना ही रखें आज का। कल कर ले इसको, जीन मैपिंग और क्रोमोसोम नंबर कल कर लेते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। बताओ, सभी बताओ। आज ही ले ले, चलो ले लेते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चंस हैं, बस कुछ क्वेश्चंस होंगे सॉल्व, कुछ क्वेश्चन तुम खुद करना। हम क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। आई थिंक फंडामेंटल ऑफ क्रॉसिंग ओवर सबका क्लियर है। मियोसिस डिवीजन, जब हम मियोसिस की बात करते हैं डिवीजन की, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना दिखता है जो कि वेरिएशंस को शो करता है। क्लियर?
वेरिएशंस को शो करता है। तो मतलब दो होमोजाइगस क्रोमोसोम जब आपस में पेयरिंग करते हैं तो उन होमोजाइगस पेयर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, इसकी फंडामेंटल के पीछे हम नहीं जा रहे हैं। डीएनए डबल रह जाता है, वो डबल होने के लिए बाहर निकलता है, वो आपस में उलझ जाते हैं। देन वो वापस जब कंडेंस होता है तो इधर का पोर्शन इधर, इधर का पोर्शन इधर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? होमोजाइगस पेयर होंगे, ठीक है। होमोजाइगस पेयर में आमने सामने सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होगा, आमने सामने के नॉन होमोजाइगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। सिस्टर क्रोमेटिड ये है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये हैं, ये हैं और ये है। ठीक है, तो ये किनारे किनारे वालों में हो नहीं सकता, तो बीच में जो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को उनके बीच में ये प्रोसेस होती है। आई थिंक इतना बेसिक सबको क्लियर है। रिकॉम्बिनेशन, इसी से सारे रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, मतलब पेरेंट से अलग अलग रिकॉम्बिनेशन बनना। पेरेंटल जो जीनोटाइप दिया, पेरेंटल जो क्रोमोसोम अरेंजमेंट सीक्वेंस दिया है, उसके रिकॉम्बिनेंट का फॉर्म है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन, कितना रिकॉम्बिनेंट बना है, कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। डायरेक्ट है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। कितना रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ये उसकी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में है, उस दो लोकस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करता है, और उसी को आप मैप यूनिट तक ले जाते हो। ठीक है, टू लोकाई दैट शो 1% रिकॉम्बिनेशन आर डिफाइंड एज बीइंग 1% recombination are defined as being 1 centimorgan apart on a genetic map। एक जेनेटिक मैप में अगर आप उसको बोलोगे तो वही उसकी मैप यूनिट हो जाती है, और उसी मैप यूनिट को आप क्या बोलते हो, सेंटीमॉर्गन। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान रखना है, टर्म को आपको बस क्लियर। सेंटीमॉर्गन मतलब एक मैप यूनिट होती है, वन मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। और आपको यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना भी याद रखना है। आपस में लिंकेज है, मतलब जब एक लिंकेज का वैल्यू याद रखना है आपको, क्या लिंकेज मतलब एक पूरा क्रोमोसोम। ठीक है, तो कितना लिंकेज होगा, जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है उतनी लिंकेज है। इसलिए लिंकेज हमेशा क्या होता है, 100% हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिंकेज था 100%, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50%। एक एग्जांपल मैंने दिया था ना कि चार अगर छह इंडिविजुअल है, इसमें से दो चला जाए, तो ये दो को, दो ये नहीं कह सकते कि मैंने चार को छोड़ दिया है। तीन कह सकते, तीन चार तक अगर आते हैं हम, जैसे यहाँ तक लेते हैं, 7 इंडिविजुअल का लेते हैं, चार होंगे तो ये लिंकेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट विल बी नॉट क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर रहेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम लिमिट होती है 50% एंड लिंकेज आता है आपका 100% तक। क्लियर? राइट, चलिए।